बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम शुरू कर रहे हैं ये नेक्स्ट चैप्टर अपना इन्फ्लेमेशन पे। ये हमारा डिटेल वाला चैप्टर है, इसमें थोड़ा-सा वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, आज इन्फ्लेमेशन के ऊपर बात होगी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में क्या फ़र्क है। लेट्स सपोज़ आपके पास ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर बाहर से कोई चीज़ आ गई है, कोई पैथोजेन आ गया है, कोई पैथोजेन आ गया है, मतलब बैक्टीरिया आ गया है, वायरस आ गया है। अब इसके आने से जो काम हुआ, इसको हम कहेंगे इन्फेक्शन। ठीक है? इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इस पैथोजन का मुकाबला करने के लिए बॉडी क्या करेगी? बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल से इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएँगे, जैसे न्यूट्रोफिल आएँगे, मैक्रोफेजेस आएँगे, लिम्फोसाइट्स आएँगे, एंटीबॉडीज आएँगी, ये सारी चीज़ें आएँगी, तो ये बॉडी जो रिस्पॉन्स दे रही है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। Inflammation is a response from body to the infection which is caused by a pathogen, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़। अब इन्फ्लेमेशन जो है हमारे पास 2 तरह का है। एक हमारे पास कहलाता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरा हमारे पास कहलाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन नाम से ज़ाहिर है कि ये एक्यूट जो हो, जो फ़ौरन हो और जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, थोड़े से टाइम के लिए हो। इसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक नाम से ज़ाहिर है लॉन्ग टर्म, जो लंबे अरसे के लिए हो। अब आज जो है हम जनरल बातें करेंगे इन्फ्लेमेशन पे। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, इसके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो हैं न्यूट्रोफिल्स, यानी लेट्स सपोज ये ब्लड वेसल है, ये एक टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कोई पैथोजन आ गया है, यानी कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया है, इन्फेक्शन हो गया है। अब जो इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी की तरफ से, उसमें निकलेंगे सिर्फ न्यूट्रोफिल। सिर्फ न्यूट्रोफिल होंगे तो हम कहेंगे कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है। यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सेल्स कौन है? न्यूट्रोफिल हैं। जब ये इन्फेक्शन लंबी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक चलेगी, तो बॉडी अब न्यूट्रोफिल नहीं भेजेगी। अब ये वही टिश्यू है, उसके अंदर वही पैथोजेन आया हुआ है, लेकिन ज़्यादा अरसा हो गया है, तो अब बॉडी जो है वो लिम्फोसाइट भेजेगी। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपने कहना है न्यूट्रोफिल। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? लिम्फोसाइट। मैं इसको इस तरह याद किया था कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चूंकि लॉन्ग टर्म होती है ना, तो लॉन्ग एल से शुरू होता है और लिम्फोसाइट भी एल से शुरू होता है। तो एक तो हो गया इनमें ये फर्क। अब हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे बाद में आएँगे, हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं पॉइंट्स में बात करूँगा। पहला पॉइंट जो है वो मेरा ये होगा कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इसीलिए तो हम इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इमीडिएट, जो फौरन हो। इमीडिएट रिस्पॉन्स है टू द पैथोजन या टू द इंजरी। यहाँ इन टिश्यूज में कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए या बाहर से कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आके इसको डैमेज कर दे, दोनों केसेस में जो एक्यूट रिस्पॉन्स बॉडी की तरफ से होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है, उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ये पहली बात तो ये है कि इमीडिएट है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि इस ये इनेट इम्यूनिटी की एक टाइप है। अब थोड़ी-सी हम इम्यूनिटी पे बात कर लेते हैं। हमारे जिस्म की जो इम्यूनिटी होती है, जो कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत होती हैं, जो हमारे जिस्म को इन्फेक्शियस एजेंट से, पैथोजेन से, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह से बचाती हैं,
वो जो इम्यूनिटी है ये 2 तरह की होती है, ठीक है? थोड़ा-सा अब हम इस इम्यूनिटी पे थोड़ा-सा इसको मैं बता देता हूँ। एक होती है इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक होती है इनेट इम्यूनिटी और एक होती है एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट आई डबल एन ए टी ई इम्यूनिटी की 2 टाइप्स हैं, इनेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी। जो इनेट इम्यूनिटी है ये इननेट है, इननेट मीन ये जब आप पैदा हुए थे आपके साथ आई है। जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन आपके अंदर इनेट इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी थी वो इनेट इम्यूनिटी थी। उसमें अब कौन-कौन सी चीजें आ जाती है? सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी में आ जाता है एपिथेलियम। एपिथेलियम देखो आपके इंटेस्टाइन के ये आपका इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पड़े होते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर नहीं आ सकते, आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग पे एक एपिथेलियम लगी होती है जो आपको बचाती है। तो हर वो चीज जो आपको बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, जो पैथोजन है उनसे बचाए और जो बचपन से आपके जिस्म में मौजूद हो वो इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा कहलाती है। जैसे एपिथेलियम ये बचपन से आपके जिस्म में मौजूद होते हैं और आपको बैक्टीरिया और वायरसेस के हमलों से बचाते हैं, तो ये इनेट इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। दूसरा आपके पास कौन है? म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ये आपके पास लेट्स सपोज यही आपके पास है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये ट्रेकिया है। लेट्स सपोज ट्रेकिया ट्रेकिया जिसमें आप सांस लेके आपके लंग्स तक वो आता है। लेट्स सपोज इसके अंदर कोई बैक्टीरिया आता है, ठीक है? अब ये बैक्टीरिया नीचे ना आ जाए, लंग्स के अंदर ना आ जाए, इससे बचाने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें से एक मैकेनिज्म ये है कि ट्रेकिया और लेरिंक्स वगैरह की दीवारों में कुछ सेल्स होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं। जी, और ना जी, म्यूकस बनाते हैं। अब ये म्यूकस इधर पड़ा रहता है इन सेल्स के ऊपर। ये बैक्टीरिया जब यहाँ आएंगे तो इस म्यूकस के अंदर फंस जाएंगे क्योंकि म्यूकस स्टिकी होता है। ये फंस जाएंगे, बैक्टीरिया नीचे नहीं जा सकेगा, नहीं जा सकेगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो बैक्टीरिया से बचाने के लिए आपके एपिथेलियम के ऊपर म्यूकस एपिथेलियम के अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो म्यूकस बनाते हैं और म्यूकस फिर बैक्टीरिया को पकड़ लेता है, स्टिक कर लेता है, उसके साथ चिमट जाता है। तो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल भी आपके बचपन से मौजूद होते हैं और आपको बैक्टीरिया वगैरह से बचाते हैं। तो ये भी इनेट इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। तीसरी चीज आपके पास है कंप्लीमेंट सिस्टम। नंबर 3 COMPLEMENT कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या है? आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इनएक्टिव हालत में हैं। इनएक्टिव यानी एक्टिव नहीं है, लेकिन जब ब्लड के अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आता है तो ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ, उस पैथोजेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर देते हैं। तो ये जो प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर मौजूद हैं जिनको हम कंप्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं और इस सिस्टम को कंप्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, ये भी चूंकि बचपन से आपके जिस्म में मौजूद होते हैं तो ये भी इनेट इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। इसके बाद आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं। नंबर 4 न्यूट्रोफिल्स। ये जो मैंने आपको न्यूट्रोफिल की एग्जांपल दी, कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है, कोई पैथोजन आता है, बैक्टीरिया वायरस आते हैं, जब आप पैदा होते हो तब से आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल मौजूद होते हैं और ये न्यूट्रोफिल फिर बाहर आके इस इन्फेक्शियस एजेंट से आपको बचाते हैं, यानी इम्यूनिटी देते हैं आपको। तो ये भी न्यूट्रोफिल जो है ये भी इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। इसके अलावा आपके पास जो मैक्रोफेजेस हैं, मैक्रोफेजेस एक किस्म के सेल्स हैं, MACRO। मैक्रोफेजेस भी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह के खिलाफ लड़ते हैं और क्योंकि ये भी बचपन से आपके जिस्म में मौजूद होते हैं तो ये भी इनेट इम्यूनिटी का आपके पास हिस्सा है। तो ये मुख्तलिफ जो है आपके पास इनेट इम्यूनिटी की से रिलेटेड बातें थी। उसके बाद एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है कि जो पहले आपके जिस्म में मौजूद नहीं थी
लेकिन बाद में हो गई। मिसाल के तौर पर आपको आपको लेट सपोज आप जब 3 साल के थे, आपको खसरा नहीं हुआ था, ठीक है? खसरा की बीमारी नहीं हुई थी। लेकिन जब और खसरा के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी भी आपकी नहीं थी। लेकिन 5 साल के जब आपको खसरा की बीम हेलो? ये हुए जब आप 5 साल की हुए तो आपको खसरा की बीमारी हो गई, जब आप 5 साल के हुए। और अब आप जब 7 साल की हुए या खसरा की बीमारी के बाद देखो, खसरे की बीमारी से पहले आपके जिस्म के अंदर खसरा के खिलाफ कोई इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए आपको खसरा हो गया। लेकिन एक दफा खसरा हो गया, उसके बाद जिंदगी में कभी भी दोबारा आपको खसरा नहीं होता, क्योंकि इसके खिलाफ ऑलरेडी आपके जिस्म ने एक एडाप्टिव इम्यूनिटी बनाई हुई होती है, एंटीबॉडीज बनाई हुई होती हैं। यानी जब आप पैदा हुए थे तब नहीं थी, इसलिए तो आपको 5 साल की उम्र में खसरा हो गया, क्योंकि खसरा के खिलाफ आपके जिस्म में कोई इम्यूनिटी थी ही नहीं। एक दफा खसरा हो गया तो उसके बाद आपके जिस्म ने डेवलप कर ली, अडॉप्ट कर ली है एंटीबॉडी, और उसके बाद फिर आपके जिस्म में कभी भी खसरा का इंफेक्शन नहीं होता। तो इस किस्म की इम्यूनिटी को हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो बचपन से ना हो, जो बाद में डेवलप हो जाए। ये खैर हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। कहने का हमारा मतलब ये था, ये इम्यूनिटी को मैंने एक्सप्लेन इसलिए की क्योंकि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये आपके इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व होते हैं, और न्यूट्रोफिल जो है ये बचपन से आपके जिस्म में मौजूद होते हैं, यानी ये इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। ठीक है? उसके बाद जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइन और सिम्टम्स हैं, उस पे हम बात कर देते हैं। तो जो साइन और सिम्टम्स हैं, नंबर 4th पॉइंट, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है र्यूबर। र्यूबर मीन रेडनेस, यानी जिस जगह पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही होगी वो जगह रेड हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आपको कोई जख्म लगता है, जख्म के इर्द गिर्द जो जगह होती है, जगह सुर्ख हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब इन्फ्लेमेशन चल रही है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही है। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली जो जगह होती है वो रेड हो जाती हैं। र्यूबर रेड को कहते हैं, रेडनेस को कहते हैं। अब ये रेड क्यों होती है? कोई आपसे पूछे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो जगह होती है वो रेड क्यों हो जाती है, तो उसका जवाब ये है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती हैं, इसमें हिस्टामिन रिलीज होते हैं। यानी देखो, यहाँ पे आपके पास कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आया, जब इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आया तो यहाँ पे मास्ट सेल्स मौजूद थे। ये मास्ट सेल है, मैंने इसके अंदर एम डाल दिया, मास्ट सेल। ये जो मास्ट सेल है ये हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन। और हिस्टामिन आता है इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। जब ब्लड वेसल इस तरह डायलेट हो जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो ब्लड तो सुर्ख होता है, तो ये जगह सुर्ख हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली जगह होगी वो र्यूबर यानी रेड क्यों होगी? क्योंकि जहां पे इन्फ्लेमेशन चल रही होती है वहां पे मास्ट सेल्स होते हैं, MAST, मास्ट सेल्स। ये सेल एक्टिवेट होके हिस्टामिन रिलीज कर देते हैं, और हिस्टामिन वाज़ोडायलेटर हैं, यानी वेसल को डायलेट कर देते हैं। जब वेसल डायलेट होता है तो इस जगह पे ज्यादा ब्लड आता है और ब्लड रेड कलर का होता है, तो ये जगह रेडनेस, रेड हो जाती है, र्यूबर हो जाता है। ठीक है? दूसरा जो है पॉइंट, एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे क्या हो रहा होगा, वो होगा कॉलर, CARLOR। इसको कहते हैं, ये हीट के लिए है, ये नहीं वो जगह गर्म हो जाएगी। आप इस जगह पे हाथ रखो ना, यहाँ पे आपको कोई जख्म हुआ, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, आपको ये चीज, ये जगह सुर्ख नजर आएगी। उसके बाद आप अगर इसके ऊपर हाथ रखोगे तो ये बाकी स्किन की निस्बत थोड़ी सी वार्म, गर्म भी होगी। तो ये इसको कहते हैं कॉलर, CALOR, यानी हीट, यानी ये जगह थोड़ी सी हीट हीट होगी। अब ये हीट क्यों होगी? इसकी भी वही रीजन है कि मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज हुआ, हिस्टामिन से वेसल डायलेट हो गए, जब वेसल डायलेट हो गए तो यहाँ पे ज्यादा ब्लड आया, और ब्लड वार्म होता है, गर्म होता है थोड़ा सा, इसलिए इस जगह पे आपको हीट फील होती है, यानी कॉलर फील होता है, CALOR। ठीक है? उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इन्फ्लेमेशन के जो साइंस हैं। ठीक है? ये हैं साइंस जो आपको नजर आएंगे।
साइन उस चीज को कहते हैं जो देखने से आपको नजर आए। तो साइन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस में सबसे पहला क्या था, रूबर, यानी ये जगह रेड हो जाएगी। दूसरा साइन क्या था, कॉलर, यानी इस जगह में हीट आ जाएगी, ये जगह थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। तीसरी चीज जो है वो है ट्यूमर। ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, ये जगह थोड़ी सी स्वेल हो जाएगी। स्वेल हो जाएगी, जाहिर है स्वेल होगी क्योंकि ब्लड यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, न्यूट्रोफिल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये जगह थोड़ी सी स्वेल भी हो जाएगी, इसको कहते हैं ट्यूमर यानी स्वेलिंग। इसके बाद जो है डॉलर, DOLOR, डॉलर मतलब पेन, पेन होगी। अब पेन क्यों होगी ये आप लोगों ने गौर से सुनना है। देखो, ये जो मास्ट सेल है और जो न्यूट्रोफिल है और जो यहाँ पे मैक्रोफेजेस होते हैं और यहाँ पे जो खुद जो सेल्स इस टिश्यू के सेल्स थे, जब यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन शुरू होती है तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये कुछ साइटोकाइंस बनाते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन। राधे था, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये भी इधर बन रहे होते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन जो हैं, ये यहाँ पे मौजूद नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। और जब वो नर्व स्टिमुलेट होते हैं तो आपको यहाँ पे पेन फील होती है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन। और फिर जब आप डिक्लोरान का इंजेक्शन लगाते हो या कोई पेन किलर दवाई खाते हो तो वो पेन किलर दवाई क्या करती है, वो यहाँ आती है और इन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन की प्रोडक्शन को बंद कर देती है। जब ये बंद हो जाते हैं आपकी पेन ठीक हो जाती है। तो ये जो चौथा पॉइंट था एक्यूट इन्फ्लेमेशन का कि आपको पेन हो रही थी, डॉलर, तो ये बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और ब्रेडिकाइनिन के यहाँ पे बनने की वजह से पेन होती है। उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, जाहिर है जब यहाँ पे ये सारी जंग शुरू हो जाए तो इस टिश्यू का जो नॉर्मल फंक्शन था वो नॉर्मल फंक्शन नहीं हो सकेगा, यानी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगी। अगर लेट सपोज ये कोई पेनक्रियास के टिश्यू थे जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो पेनक्रियास का ये हिस्सा काम करना छोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे तो अब जंग हो रही है। तो ये आपके पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कैरेक्टरिस्टिक थे कि वो जगह रूबर यानी रेड हो जाएगी, वो जगह कॉलर यानी हीट गर्म हो जाएगी, उस जगह पे ट्यूमर हो जाएगा यानी स्वेलिंग हो जाएगी, उस जगह में डॉलर यानी पेन होगा और उस जगह का फंक्शन खत्म हो जाएगा। ये साइंस हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ये तो थे इसके साइंस, ठीक है, और ये उसकी मेन चीजें थी, मेन जो पॉइंट्स थे। हमें ये पता होना चाहिए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता क्यों है। तो वो तो ऑलरेडी हमें एक तो पता चल गया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, क्योंकि बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया है, कोई पैथोजन आ गया है, ठीक है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ये दो वजूहात की वजह से होती है। नंबर एक वजह इसकी क्या है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, यानी कोई बाहर से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आ गया है, तब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। दूसरी इसकी वजह क्या है, वो है कि टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस हो गई है। अगर आप लोगों को याद हो, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब टिश्यू नेक्रोसिस के जरिए से मरेंगे तो इट विल बी फॉलोड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर एपोप्टोसिस के जरिए से मरेंगे तो उसमें फिर उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कोई टिश्यू नेक्रोसिस के जरिए से मरता है तो उसके बाद एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के होने की दो वजूहात है कि अगर उस टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, या अगर वो टिश्यू नेक्रोसिस के जरिए से उसके सेल मर जाएं तब भी वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। यहां तक तो हो गई ये बात। अब यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक जो है अब फीवर होता है। जब आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन होता है या कोई नेक्रोसिस हो जाती है तो इसकी को क्लियर करने के लिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और इन्फ्लेमेशन में आपको होता है फीवर। ये फीवर क्यों होता है इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। बेसिकली एक चीज होती है जिसको कहते हैं पायरोजेन, PYROGEN। पायरोजेन कहते हैं फीवर काजिंग एजेंट।
पायरो कहते हैं फीवर को, जेन मीन जो फीवर हो जाए, तो फीवर काजिंग एजेंट्स। तो फीवर काजिंग एजेंट जो है उसको हम पायरोजन कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और ये वायरस वगैरह भी हो सकते हैं, या ये आपके जिस्म के अंदर बनने वाली चीजें भी हो सकती हैं, यानी एंडोजीनियस, जो आपके जिस्म के अंदर बने। ये बैक्टीरिया और वायरस तो बाहर से आए हैं ना, यानी एक्सोजीनियस है। तो बैक्टीरिया वायरस से भी फीवर हो सकता है, और कोई एंडोजीनियसली कोई चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो अगर आपके जिस्म में बन जाएं तो वो भी फीवर करवा सकती हैं। तो इन चीजों को हम पायरोजन कहते हैं। अब बेसिकली कोई भी बैक्टीरिया आ जाए या वायरस आ जाए या कोई एंडोजीनियसली कोई चीज प्रोड्यूस हो जाए जो फीवर करवाता हो, तो वो फीवर ऐसे करवाता है कि ये आते हैं और मैक्रोफेज को, ये टिश्यू था ना, ये एक टिश्यू था, इस टिश्यू के अंदर ये मैक्रोफेज सेल पड़ा हुआ है। इस मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करते हैं कि भाईजान तुम जरा इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ, ये दो चीजें तुम रिलीज करो। क्या करो? ये दो चीजें रिलीज करो। अब ये इंटरल्यूकिन 1 और जो टीएनएफ हैं, ये रिलीज हो जाती हैं। रिलीज होने के बाद ये ब्लड के जरिए से, ये ब्लड वेसल है, ये आती हैं ब्लड में, और ब्लड वेसल के जरिए से जाती हैं ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में आ गई है इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ। देखो, इस टिश्यू में कोई बैक्टीरिया आया, वायरस आया, या कोई एंडोजीनियस, इस इंसान के जिस्म के अंदर ही कोई ऐसी चीज थी जिसने इस मैक्रोफेज को स्टिमुलेट कर दिया। मैक्रोफेज ने इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ रिलीज किए। इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ ब्लड में आया, ब्लड से ये ब्रेन के अंदर चला गया। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपके जिस्म के टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस के पास आते हैं, और हाइपोथैलेमस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है COX, साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक है, COX। इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ आते हैं, और हाइपोथैलेमस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज की एंजाइम की एक्टिविटी को ज्यादा कर देते हैं, और जब ये एक्टिविटी ज्यादा करता है तो इसकी जो साइक्लोऑक्सीजिनेज जो होते हैं एंजाइम, ये इनका काम होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनाते हैं। तो अगर आप इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ आके इसको स्टिमुलेट करें तो ये ज्यादा काम करेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हाइपोथैलेमस में ज्यादा हो जाएगा, और ये हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। यानी अगर हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर रखा हुआ था 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपके पूरे जिस्म का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट था। लेकिन जब इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ आपके ब्रेन में आते हैं, ब्रेन में हाइपोथैलेमस में आते हैं, हाइपोथैलेमस में साइक्लोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी को ज्यादा करते हैं, तो नतीजे में हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ज्यादा हो जाता है। और जब ये ज्यादा हो जाता है तो ये हाइपोथैलेमस को कहता है कि भाईजान, मैं इसलिए ज्यादा बन गया हूँ क्योंकि साइक्लोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी ज्यादा हुई थी, और वो इसलिए ज्यादा हुई थी क्योंकि ब्लड में इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ आए हुए थे। वो इसलिए आए हुए थे क्योंकि उनको मैक्रोफेज ने रिलीज किया था। मैक्रोफेज ने मस्ती से रिलीज नहीं किया था, मैक्रोफेज को वायरस ने या किसी बैक्टीरिया ने या किसी एंडोजीनियस चीज ने स्टिमुलेट किया था। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे के जिस्म में कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन इसको पता नहीं है। तो बराए मेहरबानी तुम इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, 98 से 102 कर दो, ताकि इसको बुखार हो जाए और ये अस्पताल चला जाए और इस इन्फेक्शन का इलाज करे। तो बुखार जो है ये बेसिकली एक नेमत है। जब आपको बुखार होता है तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बुखार से ही तो आपको पता चलता है कि आपके जिस्म में कहीं पे इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपको बुखार ना हो और ये इन्फेक्शन इंटरल्यूकिन और टीएनएफ प्रोड्यूस ना हो, और ये बैक्टीरिया आके और या वायरस आके इस टिश्यू को डैमेज करे 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 और ये पूरा टिश्यू डैमेज हो जाए, और ये लेट्स सपोज ये पेनक्रियास का टिश्यू था और आपका पूरा पेनक्रियास डैमेज हो जाए और उड़ जाए, और आपको पता ना हो, और बाद में आपको पता चले कि पेनक्रियास ने काम करना छोड़ दिया है, और आप देखो कि ओहो ये तो सारा पेनक्रियास उड़ गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता।
था तो ये तो बहुत बड़ा मसला था। तो अल्लाह ने बुखार की शक्ल में एक बहुत बड़ी नेमत इंसान के जिस्म में बनाई कि बुखार आपको फील करवा देता है, आपको बता देता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, आप जाके किसी डॉक्टर को चेक करवाइए। तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई था, ये हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर सेट पॉइंट को 98 से ऊपर ले जाता है, यानी 100 या 101 या 102। जब यहाँ पे टेम्परेचर 102 होगा तो पूरे जिस्म का टेम्परेचर 102 होगा, यानी आपको बुखार हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो आप पेनाडाल का जब ये बंद कर देते हैं तो ये नहीं आते। तो जब आप पेनाडाल खाते हो तो इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। सॉरी 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 जब आप पेनाडाल खाते हो तो पेनाडाल आता है और वो साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम है, इनकी एक्टिविटी को बंद कर देता है, यानी इंटरल्यूकिन 1 और टीएनएफ आके हाइपोथैलेमस में साइक्लोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी को ज्यादा करते थे। जो पेनाडाल आप खाते हो वो साइक्लोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी को कम करता है। तो जब ये कम हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 कम हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 कम हो जाएगा तो टेम्परेचर दोबारा 110 से 98 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से पेनाडोल आपके टेम्परेचर को कम करता है। तो ये बेसिकली जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो फीवर होता है, वो फीवर का जो मैकेनिज्म है वो मैंने आप लोगों सर को बताया। जी। सर कभी कभी बुखार के साथ जो हड्डियों में दर्द होता है वो क्यों होता वो दर्द जो है वो भी यहाँ पे जो टिश्यूज जो हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पेन होती है, डॉलर डॉलर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में पेन होती है, वो भी इसी वजह से होती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 और ब्रेडिकाइनिन ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और वो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं। तो न्यूरॉन की स्टिमुलेशन के नतीजे में इस जगह पे आपको पेन हो रही होती है। ठीक है, और जब पूरे जिस्म में जो आपका दर्द हो रहा है बुखार की वजह से, तो वो तो जाहिर है, जब आपके जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल 98 था तो और ये 102 पे चला गया, 103 पे चला गया, तो आपके पूरे जिस्म का टेम्परेचर 102 103 है। तो पूरे जिस्म में जगह जगह पे न्यूरॉन भी हैं, तो वो न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं और जगह जगह पे आपको पेन फील करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है टेम्परेचर के साथ इनका ताल्लुक है। इस चीज की आप लोगों को समझ आ गई है? है? यस यस सर। सर। अच्छा, चलें अब जो है ना 5 मिनट और बात कर देते हैं, फिर लड़के हैं कह रहे हैं कि हमारा आज खत्म कुरान है तो हमने तरावी पे जरूर जाना है, तो 5 मिनट थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक जनरल बात की एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो हीमोडायनामिक चेंजेस आती है, हीमोडायनामिक चेंजेस, हीमोडायनामिक चेंजेस, हीमोडायनामिक चेंजेस में ये होता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास टिश्यू है और ये उस टिश्यू के नजदीक एक ब्लड वेसल है। तो जब इस टिश्यू के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई पैथोजन आएगा और बॉडी की तरफ से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो सबसे पहला जो काम होगा वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ये ब्लड वेसल थोड़े से टाइम के लिए कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, थोड़े से टाइम के लिए। इसके फौरन बाद वाजो डायलेशन हो जाएगी, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे। यानी जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उसके बाद वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो पहले स्टेज में वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, दूसरे में आपके पास वेजो डायलेशन हुई। ये वेजो डायलेशन किसने की? हिस्टामीन ने की। मैंने आप लोगों को बताया है हिस्टामीन कहां से आए। इस टिश्यू के अंदर मास्ट सेल थे, मास्ट सेल ने हिस्टामीन रिलीज किए, हिस्टामीन आए, डायलेटर थे, उन्होंने इस वेसल को डायलेट कर दिया। तीसरी चीज जो है वो दूसरी चीज क्या करवाती हैं, जो वाजोडाइलेशन करवाती है, एक तो हो गया हिस्टामिन जो वाजोडाइलेशन करवाती है, दूसरा ब्रेडिकाइनिन वो जो आपको पेन फील करवाता था, ब्रेडिकाइनिन वो वाजोडाइलेशन भी करवाता है। तीसरी चीज है प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी, वो भी इधर प्रोड्यूस होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन ये तीन चीजें मिलके ब्लड वेसल की डायलेशन करवाती हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करवाती है। सी तीसरा जो इसके बाद सी पॉइंट होता है वो होता है इंक्रीज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब ये है इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ वेसल।
ये आपके पास ब्लड वेसल है ना, नॉर्मली इससे कुछ चीजें बाहर नहीं निकलती, जैसे न्यूट्रोफिल यहाँ पे बाहर नहीं निकलते। अगर ये निकलते तो न्यूट्रोफिल हर वक्त बाहर निकल रहे होते और हर टिश्यू में इन्फ्लेमेशन चल रही होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूट्रोफिल नॉर्मल हालत में बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है तो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद वेसोडायलेशन होती है, उसके बाद इन ब्लड वेसल्स की दीवारों की परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है ताकि इन न्यूट्रोफिल को बाहर जाने की इजाजत दी जा सके, न्यूट्रोफिल को बाहर जाने की इजाजत दी जा सके। तो तीसरे स्टेज में जो परमिएबिलिटी है वेसल्स की, ये ज्यादा हो जाती है। अब ये परमिएबिलिटी किसने ज्यादा करवाई? इसमें भी रोल होता है आपके हिस्टामिन का, हिस्टामिन का जो ऊपर जिसका वेसोडायलेशन में रोल था। दूसरा रोल होता है ब्रेडिकाइनिन का, ब्रेडिकाइनिन का भी वेसोडायलेशन में रोल था और परमिएबिलिटी ज्यादा करने में भी इसका रोल है। दूसरा तीसरा जो है आपके पास ल्यूकोट्राइन का, एलटी, ल्यूकोट्राइन ही हम आगे पढ़ेंगे, ल्यूकोट्राइन का, इनका भी रोल होता है कि ये आपके ब्लड वेसल्स की दीवारों की परमिएबिलिटी ज्यादा करवाती हैं ताकि ये न्यूट्रोफिल को बाहर जाने की इजाजत जो है वो दे सके। अब ये परमिएबिलिटी ज्यादा करवाने की जो इजाजत है, ये कैसे होती है? ये इस तरीके से होती है कि देखो, ये आपके पास ब्लड वेसल है ना, गौर से आप लोगों ने सुनना है। ब्लड वेसल का बेसिकली क्या होता है? ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये दीवारों में इस तरह एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। और इन एंडोथेलियल सेल्स के बाहर पेरिसाइट होती हैं, पेरिसाइट, पेरिसाइट। बेसिकली जब पेरिसाइट कंट्रैक्ट होते हैं ना, जब ये पेरिसाइट कंट्रैक्ट होते हैं, ये पेरिसाइट हैं, ये पेरिसाइट है, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो इनके दरमियान स्पेस बन जाती है, थोड़ी सी जगह बन जाती है, और ये कांटेक्ट होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बन जाती है, ये पेरिसाइट कांटेक्ट होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बन जाती है, ये पेरिसाइट कांटेक्ट होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बन जाती है। तो ब्लड वेसल्स की दीवारों में जो एंडोथेलियल सेल्स और जो पेरिसाइट्स हैं, इनकी कंट्रैक्शन होती है, ये कंट्रैक्ट होते हैं तो छोटे छोटे रास्ते बन जाते हैं और उन रास्तों के जरिए से न्यूट्रोफिल बायर करता है, ल्यूकोट्राइन किरदार अदा करते हैं, हिस्टामिन किरदार अदा करते हैं और ब्रेडिकाइनिन वगैरह जो है वो किरदार अदा करते हैं। अब चौथा स्टेज जो डी, जो फाइनल वो है, वो क्या होता है? ये सी था ना, अब ये डी, डी में ये होता है कि ब्लड फ्लो स्लो हो जाती है, ब्लड फ्लो बिकम्स स्लो, स्लो। दूसरे लफ्जों में इसको स्टेसिस कहते हैं, रुक जाना या स्लो हो जाना, तो ये स्टेसिस। यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था ना, अब ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, यहाँ से जब गुजरेगा तो आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा। ये क्यों गुजरेगा? क्योंकि विस्कासिटी ज्यादा हो गई है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, विस्कासिटी। क्यों गाढ़ा हो गया है? क्योंकि यहाँ पे जब परमिएबिलिटी ज्यादा हुई थी तो बहुत सारा फ्लूइड, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड था, जो पानी था, वो निकल गया है और पीछे ब्लड सेल्स रह गए हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और इससे ज्यादा फ्लूइड निकल गया है। तो अगर आप यहाँ से फ्लूइड को निकाल दो और पीछे सेल्स और प्रोटीन्स बच जाएं तो ये गाढ़ा हो जाएगा ना, क्योंकि पानी आपने इससे निकाल दिया है। तो अब ये स्लो स्लो इधर से ट्रेवल करेगा क्योंकि इसकी ब्लड की विस्कासिटी ज्यादा हो गई है। विस्कासिटी क्यों ज्यादा हुई है? क्योंकि इसका फ्लूइड ज्यादातर वेसल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से लीक हो गया है। तो इसलिए अब इनकी विस्कासिटी, इस फ्लूइड की, इस ब्लड की विस्कासिटी ज्यादा हो गई है, ये थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और गाढ़ी चीज जो है वो स्लो स्लो जाएगी, तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगी, यानी स्टेसिस हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज विस्कासिटी। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो हीमोडायनामिक चेंजेस आती हैं, सबसे पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, उसके बाद वेसोडायलेशन होगी, उसके बाद इन ब्लड वेसल की दीवारों की परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद न्यूट्रोफिल वगैरह बाहर निकलेंगे, जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा, और जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो ब्लड ब्लड
की जो विस्कोसिटी है ये ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इससे पानी फ्लूइड निकल चुका है, तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगी। तो ये हीमोडायनामिक चेंज एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल